तो शुरू करेंगे 6.3 प्रमेय। देखिए क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं जिसमें संगत कोण बराबर है। पहले मैं ऐसे दो त्रिभुज बना देता हूं। देखिए ये मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं ABC, ठीक है। दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं एक अपन PQR, इससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा अलग अलग साइज का बना लिया। ये ABC त्रिभुज बना लिया, ये है PQ और R त्रिभुज, ठीक है। अब हमें बोला क्या गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण का मतलब है कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर दे रखा है कोण Q के, और कोण C बराबर दिया हुआ है कोण R के। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं लिख देता हूं एक बार, कथन तो हमने लिख दिया है। अब कथन के बाद, डायग्राम के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमेशा प्रमेय में क्या दिया गया है वो लिखने का। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण R के। ये हमने लिख लिया। अब क्या सिद्ध करना है, समीकरण 3 तक बना लो इससे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। सिद्ध क्या करना है वो लिखो। तो सिद्ध करना है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, मतलब समानुपाती होंगी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं मतलब इसकी तो AB ले लो, इसके संगत इधर PQ है, इसकी BC ले लो, इसके संगत यहां QR है, इसकी भुजा AC ले लो, इसके संगत यहां पर PR है। ये सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। अनुपात मतलब डिवाइड, रेशो, डिवाइड दोगे तो AB बटे PQ, ये कहना चाह रहा है कि AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR, BC बटे QR वो बराबर होगा AC बटे PR के, AC बटे PR के। ये हमें सिद्ध करना है कि इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात बराबर आएगा। ये सिद्ध करना है हमारे को, ठीक है। तो ये सिद्ध करना हमने लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट है, यहां तक तो क्वेश्चन मतलब कथन पढ़ करके हमने लिख लिया। वैसे कथन भी आपको एग्जाम में याद रखना है, कथन अपने को याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर दिया है सिद्ध करना है लिखने के बाद में। अब आगे कैसे सिद्ध किया जाए वो सोचना है। अब यहां पर इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा ना समरूप वाला, तो उस केस में क्या करना है, आपको एक रचना करनी होगी। यहां पर एक रचना करनी होगी। जितनी भी आप प्रमेय पढ़ोगे मोस्टली सभी में कुछ ना कुछ रचना करनी होती है, तब आप आगे उसको हल कर पाते हैं पूरा का पूरा। तो मैं यहां एक रचना कर रहा हूं। रचना किस तरह की होगी, देखो AB के बराबर लंबाई का यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये D पॉइंट जो PD है, PD जो है AB के बराबर है, मतलब AB की बराबर लंबाई नाप की यहां पे एक पॉइंट बना दिया D। ऐसे ही AC की बराबर लंबाई यहां पर नापी जो E पॉइंट नाम दे दिया उसको। ये इसके बराबर नाप लिया, पॉइंट बना दिया, ये इसके बराबर नाप लिया, पॉइंट बना दिया, और यहां पर लाइन खींच दी, DE लाइन बना दी। तो आप यहां पर रचना में लिख सकते हो। देखो मैं यहां लिख देता हूं, जगह है क्योंकि उधर अपने को काफी कुछ करना होगा, तो मैं यहीं एडजस्ट कर रहा हूं। रचना में आप लिखोगे कि PQ तथा PR रेखा पर दो बिंदु D और E इस प्रकार ले रहे हैं कि AB बराबर हो जाएगा PD के, BC बराबर हो जाएगा PE के। लिखोगे आप कि भुजा PQ तथा PR पर दो बिंदु D और E इस प्रकार लिए हैं कि AB बराबर होगा PD के, AB बराबर है PD के, एवं AC बराबर है PE के, AC बराबर है PE के। समीकरण नंबर 3, और सॉरी 3 नहीं 4, और ये हो जाएगी 5। 3 तो यहां तक आ गई थी, 4 और 5 ले ली। अब ये जो D और E पॉइंट आए हैं इनको मिला दो। तो आप लिखोगे कि अब D एवं E को मिलाते हैं। ये हमने रचना कर ली, D रेखाखंड बन गया। अब यहां पर देखो क्या हुआ,
यहां पर एक त्रिभुज बन गया PDE और यहां पर एक त्रिभुज है ABC। हम इनको सर्वांग सम प्रूव करेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में सर्वांग सम त्रिभुज प्रूव करने के कई सारे तरीके सीखे हैं। उनमें से एक तरीका था SAS प्रमेय। SAS तरीका क्या था, मैं लिखता हूं एक बार। SAS तरीका था, इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा, उसकी मदद से यह सर्वांग सम हो जाएगा आसानी से। कैसे? हमने अभी भी देखा कि इसके समान भुजा ये ली है हमने, पूरा समीकरण नंबर 4 से इसके समान भुजा हमने ये ली है और ये कोण तो वैसे ही समान है। ये तो हमारे को समीकरण 1 से ही दे रखा है। तो समीकरण 1, समीकरण 4 और समीकरण 5 की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, दोनों त्रिभुज SAS सर्वांग समता से, या कह लो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, जो मैंने बोला है उसको। आप शुरू कैसे करोगे, सिस्टमेटिक लिखना है आपको, तो मैं एकदम सिस्टमेटिक लिख रहा हूं। हमने दिया है, सिद्ध करना है, रचना लिख ली, उसके बाद नंबर आएगा उपपत्ति का। उपपत्ति, ये मैंने बीच में रफ का काम कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, बस इतना। बाकी ये डायग्राम में आप बना सकते हो, इस तरह की लाइंस वगैरह ये सब बना सकते हो। उपपत्ति में लिखोगे आप कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PDE में हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं समीकरण 1, 4 एवं 5 से, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। 1 में हमने कोण दिखा दिया, ये कोण, और आजू बाजू की साइड्स यहां पर दिखाई दी 4 और 5 में। तो 1, 4, 5 से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE के। किस तरह से? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, इस सर्वांग समता की मदद से हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम होने का मतलब होता है सभी कोण बराबर और सभी भुजाएं भी बराबर। ये सर्वांग सम का नियम है कि सभी कोण भी बराबर होते हैं और सभी भुजाएं भी बराबर होती है। हमारे को फिलहाल तो कोणों से मतलब है, हम ये चाह रहे हैं कि B बराबर जो है GD के। भाई भुजा कोण भुजा सर्वांग समता है, अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो संगत कोण बराबर होने का मतलब है कोण A बराबर होगा कोण P के, अतः आप लिखोगे कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण D के। इस त्रिभुज की बात चल रही है। कोण B बराबर है कोण D के एवं कोण C बराबर है कोण E के। तो कोण C बराबर है कोण E के। समीकरण नंबर आप इसको 6 दे दो, इसको आप 7 नंबर दे दो। 2 समीकरण हमने बना ली है। अब देखिए बहुत ही कमाल का यहाँ कंक्लूजन सामने आएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि कोण B कोण D के बराबर है और यहां से आ रहा है कोण B जो है कोण Q के बराबर है। तो समीकरण 2 से कोण B का मान उठा करके समीकरण नंबर 6 में रख दो, या समीकरण 6 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 6 से मान 2 में रख दो और साथ में एक काम करो, ये भी कर ही लो कि यहां से 7 से मान उठा करके आप 3 में रख दो। कोण C का मान 7 नंबर से उठा करके यहां रख दो समीकरण नंबर 3 पे। तो आप यहां लिखोगे कि समीकरण 6 से मान 2 में तथा समीकरण 7 से मान 3 में रखने पर, तो क्या बनेगा यहां पर? यहां बन जाएगा 6 से मान रखा हमने 2 में, तो कोण D बराबर हो जाएगा कोण Q के। कोण D बराबर हो जाएगा कोण Q के। समीकरण नंबर 8 आ गया एवं कोण E बराबर हो जाएगा कोण R के। कोण E बराबर हो जाएगा कोण R के। समीकरण नंबर 9। ध्यान से देखें अब इसको क्या बराबर कर लिया हमने D को Q के बराबर कर दिया,
E को R के बराबर कर दिया। आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, अदरवाइज ये दोनों कोण बराबर होने का सवाल ही नहीं है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तभी तो ये बराबर रहे होंगे भाई, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तभी तो ये संगत कोण बराबर रहे होंगे। आप लिखोगे समीकरण 8 एवं 9 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि DE समांतर है QR के, DE समांतर है QR के। हम किस लॉजिक से कह रहे हैं? हम लॉजिक लिख रहे हैं संगत कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोणों के कारण हम ये कह पा रहे हैं कि DE समांतर है QR के। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी क्या है? अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर आ गई हैं तो आप थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हो। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि किसी त्रिभुज में इस तरह से दो भुजाएं समांतर आ जाएं तो संगत अनुपात बराबर होता है, मतलब PD का अनुपात DQ से बराबर होगा PE का अनुपात ER से। ये हमने थेल्स प्रमेय में सीखा है, 6.1 नंबर की प्रमेय, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो, 2nd नंबर का वीडियो जो है। ठीक है, तो मैं एक बार ये मिटाता हूं और आगे की कहानी शुरू करते हैं। देखो, अब ये जो समीकरण हमारे काम की थी वो बचा ली, बाकी सब मिटा दिया है मैंने। इसमें भी स्पेशली चौथी और पांचवी समीकरण बहुत काम की है। चौथी मैंने इसके ऊपर लिखी थी जो दिख नहीं रही थी, तो मैंने मिटा करके यहां लिख दी है। ठीक है, चौथी और पांचवी समीकरण क्या थी कि ये AB बराबर था PD के और AC बराबर था PE के। इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को। तो फिलहाल हमने ये साबित कर दिया कि DE जो है वो समांतर है QR के, और समांतर होने के कारण हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज PQR में DE समांतर है QR के, अतः थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हो कि PD बटे DQ बराबर होगा PE बटे ER के, ये हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 6 नाम दे दो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ठीक है। लाना क्या है ये देखो आप ध्यान से थोड़ा, AB बटे PQ लाना है, AB बटे PQ ये टोटल लाना है। AB बोल दो या फिर AB की जगह आप क्या बोल सकते हो, PD बोल सकते हो। तो मतलब अल्टीमेटली हमें PD बटे PQ लाना है भाई। AB बटे PQ लाओ या AB की जगह PD रख दें तो PD बटे PQ लाओ, बात बराबर है एक बार। तो PD बटे PQ कैसे आएगा? ये हमने किए हुए हैं उदाहरण 6.2 में इस तरह के, जिसमें एक तो सिंगल यहां वाला और टोटल लेते हैं हम लोग, उसमें +1 करते थे दोनों जगह, आपको याद होगा। तो उसी तरह से हम यहां पर करेंगे। हमें PD को बचाना है, PD बटे PQ लाना है। PD बचाना है तो जिसको बचाना है उसको डिवाइड में रखते हैं हम लोग। तो यहां पर इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यहां लिखोगे आप व्युत्क्रम करने पर हमें मिलेगा DQ बटे PD बराबर ER बटे PE। दोनों तरफ एक एक जोड़ दो। अब आप दोनों तरफ एक एक जोड़ोगे तो बनेगा DQ बटे PD प्लस 1 बराबर ER बटे PE प्लस 1, और एलसीएम ले लो। PD यहां एलसीएम आ जाएगा तो DQ प्लस PD, और PE यहां पर है तो ER प्लस में PE। क्या बनेगा ये फाइनली? DQ प्लस PD, PQ पूरा का पूरा, तो PQ बटे PD बराबर ER प्लस PE पूरा का पूरा PR बटे PE। ठीक है, अब यहां से देखो आप PD की वैल्यू समीकरण नंबर 4 से रख रहे हैं हम लोग। PD की जगह AB रख देंगे, तो PD की जगह तो हो गया AB, और ऐसे ही PE की जगह हम रख देंगे AC, तो PE की जगह हो जाएगा हमारे पास AC। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा PQ बटे AB बराबर है PR बटे AC के। हमें लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें AB बटे PQ सिद्ध करना था। तो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। फिर से व्युत्क्रम लोगे तो मैं लिख देता हूं एक बार, व्युत्क्रम लेने पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा AB बटे PQ बराबर आएगा AC बटे PR।
ए बी बटे पी क्यू बराबर आएगा ए सी बटे पी आर। हम कहेंगे कि सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर आएंगे और इससे ये तीनों बराबर हो जाएंगे। मतलब हमने एक निकाल लिया, इसको और इसको बराबर कर दिया, बाकी इसी प्रकार करके लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न से आप इन दोनों की जगह अगर ये भुजाएं बराबर लेते, मतलब यहां से इतना काटते और यहां से इतना काटते इसके बराबर, और फिर यूं लाइन बनाते, तो वो दूसरी दो साइड में बराबर आ जाती। उस तरह से मतलब सेम आगे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू जो है, ए बी बटे पी क्यू जो है वो बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के। ये सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। अतः क्या सिद्ध हो गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, तो है ही, साथ में किसके भी बराबर है, ए सी बटे पी आर के। ये फाइनली हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, हमें बस ये दे रखा था कि ये कोण बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। उससे हमने ये साबित कर दिया कि भुजाएं भी अगर कोण बराबर हैं तो फिर वो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। मतलब ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुजों में क्या खास बात होती है कि कोण सभी बराबर हो जाएंगे और रेखाओं के अनुपात बराबर होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था और इसमें भी हमारे काम आया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी थे, उसमें क्या खास बात होती है, उसमें भी कोण तो समान होते ही हैं, साथ में भुजाएं भी समान होती है। समरूप में भुजाएं समान अनुपात में होती है, समान नहीं होती, बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो प्रमेय 6.3 को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो किस नाम से जानते हैं हम लोग, ट्रिपल ए के नाम से जानते हैं। ट्रिपल ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण कोण और कोण, मतलब तीनों कोण अगर समान तो इसका मतलब वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इस नाम से इसको जानते हैं, ए ट्रिपल ए के नाम से। लेकिन केवल तीनों एंगल्स के समान होना जरूरी नहीं है, केवल दो एंगल भी समान हो तो भी सेम ही प्रमेय लगती है। केवल दो एंगल मतलब डबल ए, एंगल एंगल, कोई भी दो एंगल अगर ये इसके समान है और ये इसके समान आ जाए तो भी सारा का सारा सेम है, क्योंकि दो कोण समान हो गए तो तीसरा 100% समान होगा ही होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं। देखो, मान लो ये कोई दो त्रिभुज हैं जिनके दो कोण समान दे रखे हैं, कोई से भी दो कोण ले लो जो आपको ठीक लगते हैं, जैसे ये कोण और ये कोण समान दे रखा है और समान में मान लो इनका मान x दिया हुआ है, दोनों का कोणों का मान। ऐसे ये दो कोण समान दे रखे हैं मान लो और इनका मान y दे रखा है, तो एक्चुअल में तीसरा भी समान ही होता है। मैं ये साबित करना चाह रहा हूं आपके सामने, तीसरा वाला भी समान ही आएगा, मतलब कोण ए अपने आप ही कोण पी के समान आ जाएगा। हालांकि उसने केवल ये दो समान दिए हैं, तीसरा अपने आप आएगा। देखो कैसे, त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है, कोणों का योग, ये 9वीं कक्षा में पढ़ा है आपने, कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। b और c के मान तो x और y है, तो a प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो a का मान कितना आ गया, ये x भी उधर चल जाए y भी उधर चल जाए, तो ये 180 में से x और y घट जाएंगे। कोण a का मान ये आया। चेक करते हैं कोण p का मान क्या आएगा। कोण p में भी सेम, मतलब इस त्रिभुज में भी सेम, कोणों का योग जो है, कोई सा भी त्रिभुज हो, कोणों का योग तो हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ये तो फिक्स्ड है ना। 180 डिग्री रहेगा तो यहां पर p है, q कोण है, r कोण है, 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब यहां पर p का मान तो p है, q और r के मान x और y आप यहां रख दोगे तो ये 180 डिग्री करने के कारण p का मान आ गया 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमारा फाइनल आ गया p। a कितना आया था, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। p कितना आया है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब सेम आ गया। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा हमेशा ही बराबर आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में तीनों कोण समान दिखें, आपको केवल ए मतलब एंगल 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 एंगल, मतलब कोण कोण समान दिख गए ना दो भी, तो भी आप उनको समरूप लिख दो, उनके भुजाओं का अनुपात समान कर सकते हो।
तो हमने दो एक तरीके से चीजें पढ़ ली। एक तो ये कि ए कौन से हम समरूप कर सकते हैं। समरूप करने के लिए दूसरी विधि क्या है, ए सिर्फ दो कोणों से भी समरूप कर सकते हैं। अब तीसरी क्या है वो हम प्रमेय अगली प्रमेय में पढ़ेंगे।